नमस्कार, स्वागत है आपका हार के साइड इफेक्ट में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद आखिरकार भाजपा ने हार के कारणों की समीक्षा करने का साहस जुटा ही लिया, लेकिन बैठक में हुए मंथन के बाद निकले परिणाम ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी नेताओं को और डरा दिया। वैसे भी हार के बाद बीजेपी दो खेमों में बटी नजर आ रही है। एक ओर रमन सिंह का खेमा है तो दूसरी ओर बृजमोहन का खेमा। बृजमोहन खेमा हार को लेकर रमन सिंह के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी नेता इस खेमेबंदी को नजरअंदाज कर कार्यकर्ताओं को हार का जिम्मेदार बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में किसान मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष पूनम चंद्राकर ने कहा कि पार्टी उन बूथों पर भी हारी है जहां 10 से 15 कार्यकर्ता बूथ पर तैनात थे। वहीं सच्चिदानंद उपासनी ने हार को लेकर नेतृत्व पर भड़ास निकाली, तो वहीं सुंदरानी ने हार के लिए जीएसटी और नोटबंदी को जिम्मेदार बता दिया। जीएसटी और नोटबंदी की वजह से पार्टी का परंपरागत वोट बैंक यानी कि व्यापारी नाराज था। साथ ही सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों ने भी बीजेपी के खिलाफ मतदान किया। इसी मुद्दे पर आज होगी खास चर्चा हार के साइड इफेक्ट में। तो बीजेपी के कोर नेताओं की बैठक में 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली शर्मनाक शिकस्त के कारणों को खंगाला गया। धर्मलाल कौशिक ने साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत नहीं करने की वजह से पार्टी चुनाव हारी है। धर्मलाल कौशिक के सुर में सुर मिलाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी कार्यकर्ताओं को मुस्तैद होने के लिए कह दिया। उसमें कुछ जो आई कि उनके जो घोषणा पत्र है हमारे घोषणा पत्र से उनके ज्यादा प्रभावी रहे, और उस घोषणा पत्र के प्रभावी होने के कारण जो किसानों ने जो उनको वोट दिया, एक प्रमुख बिंदु ये उभर करके सामने आए। दूसरी बात आई कि उसमें जो कार्यकर्ताओं ने जो काम किए, तो जितने दमखम से जो काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं शायद वो कहीं न कहीं कमी दिखाई दिए। ऐसे अलग अलग जो बातें हैं उभर करके सामने आई है, और इसलिए हमने कहा है कि हम जिले स्तर पर भी बैठक बुलाएंगे। नहीं, थोड़े ढीले पड़ गए थे, अब फिर लोकसभा के लिए फिर चुस्त दुरुस्त हो गए, फिर से आ जाएंगे। मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण की ओर चला गया है, सूर्य की दिशा बदल गई है, दशा बदलने वाली है, पार्टी के भी बेहतर दिन आएंगे। तो हो गया है, जो हुआ उसको भूल गए। अब जो आप कल जो लड़ाई की तैयारी है उसके लिए पूरे मुस्तैदी के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ भिड़ेंगे और बढ़िया रिजल्ट लोकसभा में देंगे। अहम बात यह है कि 2018 का चुनाव कौशिक और रमन सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया। रमन सिंह के हाथ में 15 साल के राज्य की कमान थी और कौशिक के पास 5 साल की पार्टी की कमान। लेकिन हार का जिम्मा इन दोनों नेताओं ने जिम्मे बिल्कुल नहीं आया। धर्मलाल कौशिक को विपक्ष का नेता बना दिया गया, जबकि रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ये वही पार्टी है जिसके राष्ट्रीय नेता संगठन और कार्यकर्ताओं की बात करते नहीं थकते हैं, लेकिन आज अपनी नाकामी छिपाने के लिए कार्यकर्ताओं को मोहरा बनाया जा रहा है। कांग्रेस भी इशारों इशारों में यही बात कहने की कोशिश कर रही है। और चलिए इस मुद्दे पर चर्चा के लिए रुख करेंगे रायपुर स्टूडियो का। खास पैनल में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश बरलियानी कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी के लिए हैं। संजय श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विशिष्ट टिप्पणी के लिए वरिष्ठ पत्रकार रविकांत कौशिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत कौशिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय श्रीवास्तव जी, आप ही से जानना चाहूंगा, लौटूंगा मैं आपके पास संजय श्रीवास्तव जी, लेकिन रमेश बरलियानी जी पहले आपसे। जी बताएं। रमेश बरलियानी जी, बीजेपी कह रही है कि अब सूर्य की दिशा बदली है, दशा बदली है, पार्टी फिर जो है बेहतर करेगी,
मकर संक्रांति के कार्यक्रम हुआ, उसके बाद फिर से चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे? ये खिचड़ी पहले ही खा लेते थोड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश का पूरा पूरा सम्मान करना चाहिए जी। इन्होंने 15 साल में प्रदेश में जो कुशासन और भ्रष्टाचार किया है और पूरी नौकरशाही और अफसरशाही पर इनकी कोई लगाम थी ही नहीं। आम आदमी के काम होते नहीं थे, किसी दफ्तर में जाइए तो कोई सुनवाई नहीं थी जी। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, बेरोजगारों को काम मिला नहीं, किसान परेशान था। तो ये सब सारे जो मुद्दे थे, इन मुद्दों के आधार पर जनता ने फैसला किया कि बहुत हो चुका, अब भाजपा से मुक्ति पाए, और उन्होंने एक बम्पर मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी को दी है। जी। संजय श्रीवास्तव जी, कोर ग्रुप की बैठक हुई है और क्या कुछ इस मंथन में समझ में आया कि हार भैया किन किन कारणों की वजह से हुई? बूथ स्तर के कार्यकर्ता तो खिचड़ी खाने से पहले वंचित थे, अब खिचड़ी खा लिए, दोबारा तैयार हो जाएंगे आम चुनाव के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये कोर कमेटी की बैठक नहीं है, ये प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। जो हमारे करीब 30-40 जो पदाधिकारी होते हैं उनकी ये बैठक है। चलिए, दूसरा, निश्चित तौर पर मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति में खिचड़ी खाना जो है वो निश्चित रूप से शुभ होता है। और मुझे लगता है यदि आपने इस बात को कहा है तो निश्चित रूप से हम खिचड़ी खाने के बाद ही लोकसभा की तैयारी को निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 1 महीने की सरकार हुई है और लगभग 15 साल का वनवास, 15 साल 18 साल तक जिन्होंने खाता नहीं खोल पाया इस प्रदेश के अंदर में, वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। करे, हमें कहीं दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको जनादेश मिला है, हम जनादेश का सम्मान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जीतता है तो उसके बहुत सारे कारण होता है, यदि कोई व्यक्ति हारता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, और हार की समीक्षा होती है। अभी तो लगातार पिछले 3 बार से कांग्रेस समीक्षा कर रही थी हार के कारणों की। यदि हम पहली बार छत्तीसगढ़ में हारे तो निश्चित रूप से हम हार की समीक्षा करेंगे कि आखिर किन कारणों से हम पीछे रह गए, जनता के हम विश्वास पर क्यों नहीं खरे उतर पाए। तो मुझे लगता है लोकतंत्र में जय पराजय होती है, लेकिन हम तो सबसे पहले 15 वर्ष में सरकार से उतरने के बाद हम जनता को धन्यवाद देंगे कि 3 बार उन्होंने हम पर विश्वास अर्जित किया है, और हम एक बार फिर से नए सिरे से कुछ जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करके आज बैठकों में अंदर में बहुत सारी बातें आई हैं, और एक स्वस्थ परंपरा है कि जो बातचीत कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अभी हम जिलों की बैठकें भी कर रहे हैं, जिलों के अंदर में हमारे जो जिला स्तर के कार्यकर्ता है वो भी इन सब चीजों को बताएंगे कि क्या कारण रहा, क्या गलतियां हुई है। तो मुझे लगता है उससे निकलकर जब हम बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से लोकसभा के अंदर में हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। उम्मीद ये थी कि कुछ थोड़ा बहुत गणित इधर से उधर हो सकता है, लेकिन ऐसे हारेंगे, इस तरह से नकारे जाएंगे प्रदेश में, ये उम्मीद शायद नहीं थी। रविकांत कौशिक जी, आपने सुना, धर्मलाल कौशिक जी को भी सुना। ठीक है, आपकी बात आ गई, अब मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके पास श्रीवास्तव जी। रविकांत कौशिक जी, आपने धर्मलाल कौशिक जी को भी सुना और पूर्व सीएम रमन सिंह को भी सुना, साथ ही कांग्रेस और बीजेपी, अब चूंकि श्रीवास्तव जी में बैठे उनको भी सुना। बूथ स्तर के कार्यकर्ता ढीले पड़ गए थे, इसलिए नहीं जीत पाए हम, यही वजह है? मैं ये कहूंगा, जितना प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा को मैं समझता हूं उसमें जी, कि जितनी बीमारियां पहले कांग्रेस में थी जी, उसके कारण से कांग्रेस इस राज्य में सरकार नहीं बना पाती थी जी, शायद इस बार उससे ज्यादा बीमारियां कांग्रेस की भाजपा में चले गई और भाजपा के लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। इसलिए भाजपा इस बार शानदार 15 साल के बेमिसाल सरकार देने के बाद 15 सीटों पे सिमट गई जी। अब लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के लिए दोनों दल को बहुत फूक फूक करके कदम रखना पड़ेगा जी। आज इन्होंने एक बात स्वीकार कर ली। मैं आज मुख्यमंत्री ने जो बैठक के अंदर जो कही जी, या फिर बैठक के अंदर पहली बार सौदान सिंह जी 15 साल में जो स्वीकार किए हैं जी, वो अपने आप में बड़ा संदेश है। वो सिर्फ स्वीकार करने की बात नहीं है, इसके पहले ये जवाबदेही भी तय करते थे। अभी पूरे कार्यकर्ता के अंतर्गत वो जो 40 लोग बैठे थे उसमें सारे लोगों में यही आक्रोश था कि इतनी जानदार हार के बाद आखिर जवाबदेही क्यों तय नहीं हो रही है, क्योंकि छोटे छोटे मामले में जवाबदेही तय की थी भारतीय जनता पार्टी ने। शिव प्रताप सिंह जी आज नहीं है, परंतु शिव प्रताप सिंह जी ने अध्यक्ष रहते हुए जो बात कही थी,
अगर उस बात को उस समय से अमल कर लिए होते जी। तो आज भाजपा इस स्थिति में नहीं होती। जी। राम विचार नेताम ने अपने घर में 2003 में एक भोज, 2004 में एक भोज बुलाया था। जी। उसके बाद जो उसके लिए जो कहा गया उस पर अगर कुछ कर लिए होते जी। तो वही स्थिति आज जवाबदेही तय नहीं हुई है, उसको लेकर के भाजपा में अंदर बड़ी बौखलाहट है। जवाबदेही तो तय हो चुकी है शायद। श्रीवास्तव जी अंदर की एक बात को राष्ट्रीय नहीं उपाध्यक्ष बोलेंगे। बन गए, नहीं, तो दूसरे अंदर की विपक्ष के बात- नेता बन गए। अंदर की हाँ, यही सवाल है कि फिर नया जनरेशन कैसे आएगा जी। और नए लोगों को जवाबदारी क्यों नहीं, और फिर अगर कोई चीज हुई है तो उसकी जवाबदेही क्यों नहीं तय हो रही है। जी। ये बात भाजपा जनों के अंदर है और विधायकों में भी है, पदाधिकारियों में भी है, जी। सब में है। वो उसी भाव से आज ऊपर सामने जो बैठे हुए थे, जी। चाहे वो रमन सिंह जी हो, चाहे सवदान सिंह जी हो, चाहे जी। सरोज पांडे हो, चाहे बिल्कुल। विष्णु देव साय हो, या फिर धर्मलाल कौशिक हो, सबकी ओर यही एक निगाह थी और दिल्ली की ओर भी है जी। कि इतनी शानदार हार के बाद जी। आखिर जवाबदेही क्यों तय नहीं हो रही है। ये बिल्कुल। बात भाजपा के अंदर है और यही चीज अगर कर लेंगे तब जी। तो इनका पुनर्जीवन संभव है। क्योंकि देखो, राजनीति में या सामान्य रूप से सारी जगह पर जी। एक सर्किल होता है, एक बार ऊंचाई पे जाते हैं और फिर उसके बाद नीचे आते हैं, जी। फिर नीचे से बढ़ते, तो ये सर्किल चलेगा। जी। तो उसके लिए कहीं कोई मतलब नहीं। और वैसे भी संगठन में ध्यान देने के मामले पर कांग्रेस को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। कांग्रेस के बाद भी संगठन को मजबूत करने के लिए एक ब्लूप्रिंट प्रदेश के लोगों ने नहीं, देश के कांग्रेस जनों ने दिया था 2014 दिसंबर में राहुल जी को 17 बिंदुओं पर। जी। अभी उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो बिल्कुल। राहुल जी को भी चाहिए कि देश में बम्पर बहुमत लाना है। जी। तो वो जो 2014 दिसंबर में जो 17 बिंदुओं पर जो उनको जो प्लान दिए गए थे कांग्रेस जनों ने, जी। उसको वो अमल करेंगे तो कुछ उनके भी अच्छे दिन आएंगे। जी। नहीं तो फिर जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा। बिल्कुल। जी। हालांकि प्रदेश में तो अच्छे दिन आ गए कांग्रेस के, लेकिन एक दिलचस्प बात रविकांत कौशिक जी इस दरमियान ये आई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ये बोले कि भैया जो मैनिफेस्टो था कांग्रेस का हमसे ज्यादा प्रभावित था। बरलियानी जी, इस बार तो मोर्चा मार लिया आपने। उन्होंने सच स्वीकार किया। जी। नहीं, उन्होंने सच स्वीकार किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल। और अच्छा होता है जी। कि अपनी गलती पर मंथन करें। बिल्कुल। आज एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी ने उनसे पूछा भी है, जी। आज उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने उनसे पूछा भी है कि जो डायरी में नोट हो रहा है जी। वो सुधार होगा या नहीं। जी। बिल्कुल। बरलियानी जी, महासचिव और अध्यक्ष के लिए बड़ा इशारा था, और अगर वो सुधार नहीं होगा तो भाजपा के बल्ले बल्ले नहीं होंगे। हारा हुआ खिलाड़ी दोबारा से उठकर फिर जीत की कोशिश करता है। जी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब फिर से मंथन ऐसा कर रही है कि सभी सीटों पर फिर से जीत का परचम लहराया जाए। कैसे रोकेंगे इस लहर को भी? हालांकि मैनिफेस्टो में तो बाजी मार गए आप। देखिए मैनिफेस्टो में बाजी मारने का मुख्य कारण ये था कि हमारी मैनिफेस्टो कमेटी के जो चेयरमैन थे टी.एस. सिंहदेव साहब जी। उनके नेतृत्व वाली कमेटी में जिसमें मैं भी शामिल था, जी। हम लोगों ने जनता के बीच जाकर उनकी नब्ज टटोलने का काम किया, जी। उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन किया जी। और उनकी तकलीफों को समझकर फिर उसको मैनिफेस्टो बनाया। जी। तो ये वास्तव में जन घोषणा पत्र था जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें बहुत अपार समर्थन दिया है। जी। जहां तक लोकसभा का सवाल है तो आप देखेंगे कि 2008 में और 2013 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच मात्र 0.5% और 0.5% वोट शेयर का अंतर था। जी। लेकिन 2018 में हम 11% उनके से का डिफरेंस है, 11% वोट का परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ा हुआ है। जी। नंबर 1। जी। नंबर 2, सामान्यतः ये देश का राजनीतिक इतिहास बताता है जी। कि विधानसभा लोकसभा चुनाव के बीच में यदि एक साल तक वही हवा बहती है तो विधानसभा में बही है वही लोकसभा में बहेगी। जी। चलिए हवा मैं बहती कह रहे। रहा हूँ ठीक है, कि अच्छी लोकसभा बात। चुनाव में यानी कि ये मान लिया जाए कि और बता रहा हूँ मैं, आपके कार्यकर्ता तो खिचड़ी खा के तैयार हैं। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी ने जी। नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा के समय जो वायदे किए थे जी। कि वो 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में लाएंगे विदेशी धन लाकर, जी।
वो वादा पूरा नहीं हुआ, 2 करोड़ को रोजगार देंगे, वो पूरा नहीं हुआ। ठीक है, आपकी बात किसानों आई वाली बातें पूरी रमेश नहीं जी, आपकी हुई। बात आई, अच्छे दिन आपकी बात आएंगे, आ वो गई, सब खत्म आपकी हो बात आ गए। गई। अब संजय श्रीवास्तव जी, तो आपकी उसके बारी। आधार पर भी हमारा भरोसा संजय पूरा है। श्रीवास्तव जी, आपकी जी। बारी। जी आपकी केंद्र सरकार जी। हर मोर्चे पर हर एक केंद्रीय मंत्री, हर एक नेता ये कहता नहीं सकता कि जीएसटी लाना एक बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन था, हम लाए। नोटबंदी करना एक बड़ा क्रांतिकारी काम था, हमने किया। लेकिन अब मंथन में ये हो रहा है कि भैया इसका तो नुकसान हो गया। फिर लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर लेके जाएंगे श्रीवास्तव जी? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि विधानसभा और लोकसभा ये दोनों के चुनाव के अपने अपने तथ्य रहते हैं, अपने अपने एजेंडे रहते हैं, अपने अपने मुद्दे रहते हैं। उस मुद्दों पर वो दौर कुछ और था श्रीवास्तव जी। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, वो दौर कुछ और है, ये दौर कुछ और है। यहाँ तो लुटिया मार दी दौर तो आपकी, बदलते हैं, ये लुटिया मार दी आपकी केंद्र की नीतियों ने। सुनिए तो पहले मेरी जी, बात। ठीक है, आप बताइए। देखिए, जीएसटी और नोटबंदी के बाद इस जी। प्रदेश के अंदर में हमने चुनाव भी जीता है। सुन लीजिए पहले मेरी बात। जी, इससे यहाँ पर हमने गुजरात के अंदर में सरकार बनाई, हमने हिमाचल में सरकार बनाई, कर्नाटक में हमने कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया। जी, आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आज मध्य प्रदेश में लगभग बराबर की स्थिति में खड़े हैं, राजस्थान में हमारी स्थिति लगभग बराबर की स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में जरूर हम बहुत अंतर से हारे हैं। इसलिए मैं इसको एक सिरे से खारिज करता हूं कि जीएसटी नोटबंदी। देखिए, सरकार बनाना केवल हम अपने हितों के लिए सरकार बनाए, जो कांग्रेस करती थी 50-60 सालों तक। क्या देश के हितों के लिए कौन बात करेगा? कड़े फैसले कौन करेंगे? अर्थव्यवस्था कौन ठीक करेगा? राजकोषीय घाटा को कौन ठीक करेगा? ये तो हवा के आधार पर जीतना चाहते हैं कि विधानसभा हम जीत गए, 1 साल हवा रहती, इस कारण हम लोकसभा जीत जाएंगे। मुद्दे कुछ नहीं कि क्या करेंगे। एक बात यहाँ पर आ रही थी, सुन लीजिए, आप क्या बताएंगे सुन लीजिए। जब आपकी बारी थी नहीं बताया, लोग यहाँ पर कहते हैं कि अभी जवाबदेही की बात आ रही थी। जवाबदेही ठीक है, बिल्कुल कभी कभी लगता है हम लोगों को भी। बोले वो हार गए प्रदेश अध्यक्ष को, नेता प्रतिपक्ष बन गए। राहुल गांधी जी उपाध्यक्ष से 25 चुनाव हार गए राज्य में, लेकिन वो उपाध्यक्ष बनते हैं। 25 चुनाव हार जाते हैं, वो अध्यक्ष बन जाते हैं। तो कांग्रेस की कम से कम ये टिप्पणी नहीं है कि जवाबदेही और तमाम प्रकार के विषयों पर कांग्रेस हमसे क्या बातचीत करेगी। वो तो गांधी परिवार यदि एक सीट भी आती, 44 सीट के बाद भी अध्यक्ष कौन बनता है? राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं। 2500 चुनाव हार गए, देश में से कांग्रेस लगभग गायब हो गई, लेकिन बनेगा गांधी परिवार का अध्यक्ष। तो मुद्दों पर स्थिति नहीं है। हम हार को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि आज देश के अंदर का, दुनिया के अंदर में सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी, तमाम प्रकार के गरीबों के लिए उन्होंने योजनाएं लाई है, उन्होंने विश्वास अर्जित किया है। लोग, उन्होंने कहा कि एक मजबूत सरकार काम कर रही है, कड़े फैसले करने पड़ेंगे। हालांकि विषय नहीं चाहिए, हालांकि विषय नहीं, हाथ फैलाकर घूम रहे हैं। हालांकि विषय नहीं, समाजवादी पार्टी रिजेक्ट कर रही है, बहुजन समाज पार्टी रिजेक्ट कर रही है, वो उनको 2 सीट दी है। सुन लीजिए, दयनीय स्थिति दयनीय स्थिति नहीं हो सकती। जनता पार्टी ठीक है, जनता पार्टी में श्रीवास्तव जी आपकी बात आई, धैर्य रखिए थोड़ा। सपना देख रहे हैं, रमेश वरयानी जी, रिजेक्ट कर अपनी दिया बारी पर बोलिएगा प्लीज। अरे हम 80 सीटों पर लड़ रहे हैं। वरयानी जी, आपके पास आऊंगा तब आप बोलिएगा प्लीज। श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कि ऐसी सी जन कल्याणकारी योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में तो अनुशंसा की जा रही है आयुष्मान भारत योजना की, कि बंद ना हो जाए कहीं, राज्य सरकार बंद कर सकती है। ये है ना जी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। पर्दा डालने की कोशिश की गई। कई बार ऐसे ऐसे बड़े बड़े घोटालों का जिक्र आया जहां पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। एक लहर तो बनी ना कांग्रेस ने, ठीक है वहां आबादी थी,
वहां कुछ नहीं था, लेकिन एक लहर बनाई गई कांग्रेस के द्वारा उस चीज का और फायदा उठाया गया। वहां क्यों नहीं निष्पक्षता से कार्रवाइयां हुई? रविकांत कौशिक जी, अब ये दुहाई दे देना कि कार्यकर्ता कमजोर हो गया बूथ पर, इसलिए ये सारी चीजें हो गई, यही गंभीरता जो श्रीवास्तव जी अभी बता रहे हैं कि पूरा हमने जी जान लगा दी गरीब के योजना बनाने में, वो धरती पर पहुंचती और मंत्री और तमाम जो अधिकारी कर्मचारी इतने ही ठीक से काम करते तो परिणाम कुछ और होते आज। निश्चित रूप से जो काम जिसका था, अगर वो उसको सही समय में, सही दिशा में, सही ढंग से करते तो भाजपा की ये दशा और दिशा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति समाज में एक अलग प्रकार का प्रभाव है और बहुत सम्मान के साथ में जाने जाते हैं, परंतु उनको एक बार मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 1 साल कमीशन खोरी छोड़ दो जी, 15 साल फिर सरकार आएंगे। अपने ही कार्यकर्ता को अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कमीशन खोर कहेगा तो कार्यकर्ता क्या रहेगा? जो कार्यकर्ता इनको सरकार बना करके दी, जो नगर पालिका पहुंचाई, विधानसभा पहुंचाई, लोकसभा पहुंचाई, 3 इलेक्शन से 10-10 सीट पहुंचाते रही, उनको आप ये कहोगे और अब अपनी बारी जब जवाबदेही की आएगी तो आप कुछ नहीं तय करोगे और फिर कार्यकर्ता को आप दोष दे रहे हैं जी। ये कार्यकर्ता दोषी नहीं है, इनके यहाँ ऊपर से लेकर ऊपर के स्तर पर सारे लोगों की जी, सारे लोग जवाबदार हैं, जो ऊपर से ऊपर ही ऊपर बात करते रहे, सिर्फ आदेश देते रहे, कार्यक्रम देते रहे और कार्यकर्ता को नहीं सुनते रहे। पदाधिकारी ने जो सुझाव दिए थे उनको नहीं माने और जो वादा खिलाफी किए, मैं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के साथ में सबसे बड़ा वादा खिलाफी जो इनके खिलाफ जो गया वो एक दाना धान खरीदी का गया। 5 साल इन्होंने बोनस नहीं दिया, वो इनके खिलाफ गया। इन्होंने ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार है जो बेलगाम रही महंगाई नियंत्रण को लेकर के। इसके अलावा और भी 15 मुद्दे हैं जिनको प्रधानमंत्री 56 इंच सीना नाप दिए परंतु देश को कुछ नहीं दिए, वो कारण इनका हार का बनेगा। कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो वही सारी चीजें हैं और आज ये एक अच्छी बात है कि इनके एक प्रमुखिया ने बैठक में ये स्वीकार किया कि बहुत विसंगत थी, बहुत खामियां थी। अगर वो उन्होंने जितने बड़े मन के साथ में उस बात को स्वीकार किया है तो उतने ही मजबूती के लिए अगर वो पहल कर लेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा के भी अच्छे दिन आ जाएंगे। जी बरलियानी जी, स्थानीय मुद्दे, विधायकी का चुनाव, सांसदी का चुनाव, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कुछ तो फर्क होता है और अगर देखा जाए तो बहुत फर्क होता है। छत्तीसगढ़ में 90 और 11 का आंकड़ा, 11 लोग चुनकर जाने हैं दिल्ली, 90 लोग पहुंचे हैं सदन रायपुर। ऐसे में कितनी तैयारी है कांग्रेस की कि 11 के 11 आपके जो नगीने रहेंगे वो सीधा दिल्ली पहुंचेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की इसमें पूरी तैयारी है जी, और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैंने लहर की बात की उसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि लोकसभा के समय में मुद्दे तो जरूर केंद्र के अलग रहते हैं जी, लेकिन जनता ये भी देखना चाहती है कि कांग्रेस की जो नई सरकार आई है जी, वो अपने वादों पर कितनी सही खरी उतर रही है जी। और हमें इस बात की प्रशंसा है कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो घोषणाएं जन घोषणा पत्र में हमारे वादे थे उसको क्रमशः पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े जी। सबसे पहले किसानों का कर्जा माफी की बात हमने की थी, उसमें हमने काम किया है। श्रीवास्तव जी कह रहे थे अभी हम चुस्त दुरुस्त हैं, अब तो वाई ले रहे हैं। संविदा नियुक्ति वालों के हटाने की बात करी। देखिए, अब ऐसा है, उनका काम है विरोध करना, विरोध के लिए विरोध करें, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम अपने अच्छे कामों के आधार पर श्रीवास्तव जी, मोदी सरकार की विफलताओं के आधार पर ज्यादा तो नहीं खा लोकसभा चुनाव में हम जाएंगे और लोकसभा में खिचड़ी लोकसभा चुनाव में हम लोग ज्यादा तो नहीं कोशिश करेंगे 11 की 11 सीटें कब पा रही है। जनता की अदालत में चुस्त और लोकसभा विधानसभा में देखिए, जो लोग 10 सीटों पर हम कांग्रेस पार्टी आगे है, 1 सीट पर केवल हम पिछड़े हैं, देखिए उसको भी हम कवर करेंगे। जो लोग 15 साल से खिचड़ी पका रहे थे, ले दे के 15 साल में खिचड़ी इनकी तैयार हुई है। 15 साल आप थोड़ा सा जनादेश का सम्मान करो भाई। सुन लीजिए 5 साल के लिए पहले मेरी बात सुन लीजिए, अभी महीना भर नहीं हुआ, महीने भर में तो आप लोग यू टर्न ले लिए जी, महीने भर के अंदर में तो आप यू टर्न लिए। मैं तो आपको बधाई देता हूँ, आपको इतना बड़ा जनादेश मिला है। श्रीवास्तव जी, आप लोग इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, ये रात आसान नहीं है। देर रात को फैसले होते हैं। विधानसभा चुनाव में आपने नतीजे देखे हैं, जनता के सामने है, लोगों के सामने है।
लेकिन लोकसभा चुनाव में उम्मीदें की जा रही हैं आपकी पार्टी के द्वारा कि 11 के 11 जो है सांसद हमारे चुनकर जाएं दिल्ली, मोदी जी को, एनडीए को फिर से मौका मिले सरकार बनाने का। लेकिन कैसे मुमकिन हो पाएगा? निश्चित रूप से क्या रणनीति हो सकती है? कैसे जनता की नब्ज को निश्चित रूप से टटोलेंगे आप? देखिए निश्चित रूप से देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, छत्तीसगढ़ के चुनाव को हम यदि थोड़ा अलग करें तो आज पूरे देश के अंदर में कहीं कोई बीजेपी का या माननीय मोदी जी के सामने कहीं कोई विकल्प नहीं है। मैं कोई बहुत दम में बात नहीं कर रहा हूं। देश का जिक्र श्रीवास्तव जी, एक और टिप्पणी कर दूं छोटी सी, फिर आप अपनी बात रखिएगा। एक और छोटी सी टिप्पणी जरूरी बन जाती है। आप देश की बात कर रहे हैं, कुछ खबरें आज भी हम चला रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर कि लोगों ने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिए हैं, यहां बीजेपी नेताओं का आना प्रतिबंधित है। बोले राम मंदिर नहीं बनाया, बोले ये काम नहीं किया, इतने वादे किए थे। अब चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं आप कह रहे हैं कि देश भर में लोकप्रिय है। आपकी बात हो गई? जी बिल्कुल। तो मैं अपनी बात चालू करूं। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब हम देश के 132 करोड़ जनता के बीच में जाते हैं, हम बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारे कामों को करते हैं, बहुत सारी परेशानियां भी सामने आती हैं। जहां तक राम मंदिर का मामला, देखिए देश की जनता है, लोकतंत्र में उनको अपने विषय रखने का मामला है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। और एक बात ये भी बता दूं कि जिनसे अपेक्षाएं रहती हैं उनके सामने इस तरह की बातचीत आती है। जो लोग 50-60 वर्षों में नहीं किया, उनसे नहीं पूछा जाएगा कि मंदिर क्यों बना रहा है, क्यों नहीं बनाया आपने। हमने किया था वादा, बिल्कुल किया है, लेकिन आप अपनी शक्ति पर लेकर ये थे कलम से लिखकर कि हम आएंगे तो ये चीजें कर देंगे। हाँ बिल्कुल राम मंदिर के लिए आज भी हम कमिटेड हैं। वो लोग नहीं है जो तुष्टीकरण के नाम पर राम मंदिर का विरोध करते थे, राम मंदिर सेतु के नाम पर हलफनामा गलत देते थे, लेकिन आज मंदिर में जाकर चौखट पर जाकर सबसे बड़े नेता वो हम नहीं है। हमको राज्यों में हार चुका है। बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान आ चुका है, इस पर और कोई प्रक्रिया शायद वाजिब नहीं है। और वो कमिटमेंट हमारे पास है। मोदी जी का स्टेटमेंट आ चुका है, राम मंदिर का निर्माण होगा तो बीजेपी के माध्यम से होगा, कांग्रेस के माध्यम से नहीं होगा। कभी सिंपल कहते हैं कि विरोध करते वहां पर खड़े होकर राम मंदिर के नाम पर हलफनामा देते हैं। एक सरकार बनने में सकता है क्या? कौशिक जी, सरकार बनाने का कौशिक जी बहुत संक्षेप में फाइनल प्रतिक्रिया क्या होगा? फाइनल प्रतिक्रिया क्या होगा? आप 50 साल नहीं करें, बहुत संक्षेप में श्रीवास्तव जी और बरलियान जी की आवाज जो कम कर दी जाए, आवाज बंद कर दी जाए। श्रीवास्तव जी और बरलियानी जी की आवाज कम कर दी जाए। चर्चा का वक्त समाप्त हो गया है। हुजूर थोड़ा देर किसकी सरकार थी? फाइनल कमेंट कौशिक जी। 50 साल किसकी सरकार थी? मैं पूछ रहा हूँ, मेरे से पूछ रहे हैं 5 साल आपकी सरकार थी। कौशिक जी फाइनल कमेंट चाहूंगा। जी बताएं।